Assalamu alaikum once again. I'm Dr. Farhan Ahmed Azaz, family medicine consultant and a medical specialist. I'm trained and qualified in Australia. Just recently returned to Pakistan and joined Evercare Hospital. So welcome everybody to Tip Talks. Just a few days back, Dr. Shazia asked me to do a Tip Talk presentation. And I stared at her and asked, I've never done a TikTok presentation. And she said, no, it's not TikTok, but it's Tip Talk. So we'll use a combination of Urdu and English while delivering this presentation. And today is World Hepatitis Day, so I thought that this might be the best topic to discuss whilst being an international day where we can give more education to our community, our staff members. And it's a very endemic problem. So we'll start with this. So what is exactly hepatitis? It's inflammation of the liver. जो उर्दू में सिंपली हम कहते हैं जिगर की सोजिश, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। ये तकरीबन 1.5 करोड़ लोग इस हेपेटाइटिस बी और सी में इन्वॉल्व है, उनके अंदर पाई जाती है। हर 10वें पाकिस्तानी में ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज़ है। इट हैज़ मैनी कॉजेज़, और उसमें सबसे कॉमन जो है वो वायरल हेपेटाइटिस है। और भी कॉजेज़ होती हैं, अल्कोहलिक, उसके अलावा बैक्टीरिया, ड्रग्स, मगर जो सबसे कॉमन पाकिस्तान में और बल्कि दुनिया में भी वो वायरल हेपेटाइटिस होती है। इसकी 5 इकसाम है: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए, बी और सी सबसे कॉमन है, ठीक है। और उसमें हम सबसे जो चीज़ फोकस करने के लिए है कि हम डी और ई एग्जिस्ट करती हैं, बट इट्स नॉट दैट कॉमन। सो विल फोकस ऑन हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी। एंड बी एंड सी बीइंग द किलर, द साइलेंट किलर। ये जो है ना, ये बहुत जो है मोहलिक वायरस की टाइप्स हैं। तो विल जस्ट प्रोसीड फॉरवर्ड। तकरीबन इंटरनेशनली 400 मिलियन केसेस हैं पूरी दुनिया में। उनमें से जो इस डिज़ीज़ का बर्डन है पाकिस्तान के अंदर, वो तकरीबन 15 मिलियन प्लस केसेस, और इट्स द सेकंड हाईएस्ट कंट्री इन दिस रीजन आफ्टर इजिप्ट। सो वी हैव द लार्जेस्ट डिजीज़ बर्डन इस इन एंडेमिक। इस ये पंजाब और जो सिंध है, स्पेशली रूरल एरियाज़ जो हैं, वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली इस वजह से सीरोटिक स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो अनडायग्नोज भी होता है, और जब पता चलता है तो काफ़ी एडवांस डिजीज़ हो चुकी होती है। सो इट्स आई जस्ट सेड दैट कि इट्स अ साइलेंट किलर। मैनी पेशेंट्स रिमेन अनडायग्नोज्ड एंड अनट्रीटेड फॉर मैनी ईयर्स बिफोर डेवलपिंग सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो लोगों को पता ही नहीं होता, 5 साल 6 जब इन्फेक्शन होता है और वो बॉडी में एंटर हो जाता है, तो लोगों को साल गुजर जाते हैं, डेकेड्स भी गुजर जाते हैं, बल्कि अप टू 20 ईयर्स कुछ रिपोर्ट्स के अंदर है कि पीपल वुड नॉट हैव नोन कि उनको हेपेटाइटिस है। और उस पता उस वक्त चलता है जब उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी हो चुकी होती हैं, जितनी एडवांस हो चुका होता है कि उसके सिम्टम्स बहुत सीवियर हो चुके होते हैं। खून की उल्टी आती है, पेट में पानी भर जाता है। तो दीज आर द सिम्टम्स जब बहुत एडवांस होती है। तो दैट्स वाई it has to be addressed and screened very early, and that's where we are lacking. इसमें मैंने ये पिक्चर्स, थोड़ी सी कार्टून पिक्चर है, शायद याद रखना आसान हो। इसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट में ये होता है कि जब इन्फेक्शन या वायरस एंटर होता है तो बॉडी फाइट करती है और वो क्लियर कर देती है। तो सिम्टम्स भी बहुत सारे लोगों में सिम्टम्स भी नहीं होते। कुछ केसेस में सिम्टम्स होते हैं एक्यूट, और उसमें उनको जॉन्डिस होता है जिसमें पीलापन आता है, कुछ नोज़िया, वॉमिटिंग, उल्टियाँ आती हैं, और फिर वो रिजॉल्व हो जाता है। मगर अगर इन्फेक्शन 6 महीने, जिसको 6 मंथ्स अगर परसिस्ट कर जाए या उससे ज़्यादा, तो उसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। एंड दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर्म, और उसमें हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। एक्यूट केसेस में हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों हैं इन्वॉल्व, मगर जब क्रॉनिक होता है यूजुअली बी और सी है।
उसमें ये होता है कि जब हेपेटाइटिस की वो जो इन्फेक्शन है वो लिवर को डिस्टर्ब करता है, उसके लिवर फंक्शंस को डिस्टर्ब करना शुरू करता है। उसमें बेसिकली कुछ चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं या जिगर का सिकुड़ना, इसको सिरोटिक स्टेट कहते हैं बेसिकली। और बाज़ औक़ात इतनी एडवांस डिजीज़ हो जाती है कि कैंसर भी हो जाता है, मगर सिरोसिस भी इनफ होता है कि किसी की जिगर के फेलियर की तरफ ले जाए। कुछ केसेस में लोग कैरियर होते हैं, उनके अपने लिवर फंक्शंस को इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती, मगर अगर उनका कांटेक्ट किसी और बंदे से, किसी और शख्स से होता है ब्लड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, तो वो फैला सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ डेंजरस पीपल इन टर्म्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज़। अब ये सिम्टम्स क्या होते हैं, कि अलामात क्या हैं? सबसे कॉमन आम तौर पे लोगों को पता है वो बेसिकली जॉन्डिस है, मगर उसमें सबसे पहले आपकी भूख ना लगना, आप वीकनेस, फटीग, टायर्डनेस फील करने लगते हैं, आपको लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है, आपकी यूरिन जो है, जो पेशाब है वो डार्क हो जाता है, पेल स्टूल्स होते हैं लाइट ग्रे कलर के, और नोज़िया, वॉमिटिंग भी है, और डिज़ीज़ थोड़ी एडवांस हो जाए तो आपको डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकती है पेट में, राइट अपर साइड पे, और जॉइंट पेन्स भी हो सकती हैं। तो उसकी मल्टीट्यूड ऑफ सिम्टम्स हैं। तो आई थिंक दैट अगर समझ ना आ रही हो तो आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट कि बंदा इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे। अब पहले मैं हेपेटाइटिस ए और ई, क्योंकि इनकी एक ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मगर हेपेटाइटिस ए अगेन इज़ द कॉमन वन। इसमें बेसिकली पुअर हैंड हाइजीन, हाथों का ना धोना, खुसूसन टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो आलूदा खाने पीने की अशिया का इस्तेमाल करना, उसके अलावा आपका कांटेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हो जिसको इन्फेक्शन है, जो मुतसरा शख्स है, वो उससे फैल सकती है। और इसका तो हम शायद गवर्नमेंट लेवल पे ये इसको चीज़ को एड्रेस किया जा सकता है। जिधर सीवरेज का पानी और पीने का पानी मिक्स हो जाए तो वो सबसे बड़ी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो कुछ इलाकों में जहाँ पे सीवरेज की सही फैसिलिटीज़ नहीं है, वो पीने के पानी के साथ मिक्स हो गया, तो यू गेट दैट इन्फेक्शन। The good thing about hepatitis A is, although it can make you feel very unwell, very ill, मगर यह कि उसका इन्फेक्शन का टाइम से लेकर तकरीबन 4 से 6 हफ्ते में वो उसके सिम्टम्स आते हैं, और उसके बाद बंदा काफ़ी अनवेल फील करता है। तो 4 या 6 हफ्ते जो है बंदा तकरीबन रिकवरी में लग जाते हैं, मगर यह कि बॉडी क्लियर कर लेती है। सो दैट डजंट यूजुअली लीड टू अ क्रॉनिक स्टेट, बट इट कैन लीड टू अ एक्यूट लिवर फेलियर ऑन वेरी रेयर ओकेजन्स। So we still need to be very concerned about it. जो हेपेटाइटिस बी और सी और डी को हम फिर इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इट्स नॉट दैट कॉमन, बट बी और सी इसको काला यरकान भी कहते हैं, और ये सबसे मोहलिक तरीन बीमारी है जो कि क्रॉनिक हो जाती है, परसिस्ट करती है आपकी बॉडी के अंदर। इसमें सबसे बड़े इसके असबाब जो हैं वो बेसिकली कंटामिनेटेड या इस्तेमाल शुदा नीडल्स, सिरिंजेस, रेज़र ब्लेड्स, जो ख़ास तौर पे स्ट्रीट बार्बर्स के में यूज़ होते हैं यहाँ पे, स्पेशली रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर। पियर्सिंग भी जो होती है, जो ईयर की पियर्सिंग, नेज़ल पियर्सिंग, टैटूज़ का भी थोड़ा बहुत कल्चर यहाँ पे आ गया, तो उसमें भी रिस्क अपनी जगह है। नीडल स्टिक इंजरी, स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स हैं, तो उनको जो ख़ास तौर पे इन चीज़ों से डील करते हैं, ब्लड सैंपल्स ड्रॉ करते हैं, नर्सेज एडमिनिस्टर करते हैं, इवन डॉक्टर्स भी और पैरामेडिकल स्टाफ भी। तो ये नीडल स्टिक इंजरी का एक बहुत बड़ा जो है ना वो रिस्क होता है, क्योंकि वो ऐसे सिक पेशेंट से भी डील कर रहे होते हैं, तो उनका रिस्क जो है वो बहुत हाई होता है। सो टेकिंग प्रिकॉशंस फॉर दैट पर्पस इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर देम, एंड रिपोर्टिंग इट एज़ वेल इमीडिएटली टू गेट इमीडिएट ट्रीटमेंट। मैं ट्रीटमेंट की डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मगर एक तो टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इमीडिएटली, जिसको इन्फेक्शन जिसको नीडल स्टिक इंजरी हुई है, और उस पेशेंट की जो सोर्स पेशेंट है। और कभी ये भी होता है कि सोर्स पेशेंट नहीं पता होता, आपकी अनस्टेराइल नीडल कहीं बिन में पड़ी है और किसी को लग गई, तो देन वी स्टिल हैव टू ट्रीट इट एज द सोर्स पेशेंट इज़ एन इन्फेक्टेड पेशेंट। तो उस सूरत में भी उसको हमें एग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उसको आप बहुत जल्दी स्क्रीनिंग के ज़रिए और ट्रीटमेंट के ज़रिए उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन, ऑटोक्लेव प्रोसीजर्स नहीं यूज़ होते, और बाज़ वक़्त
सब स्टैंडर्ड हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स और सब स्टैंडर्ड हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स जहाँ पे ये यूज़ होती हैं। और एक कल्चर है हमारे मुल्क में कि लोग कहते हैं जी टीका लगाओ तो हम ठीक होंगे। यू डोंट नीड दैट मेनी इंजेक्शंस, यू कैन डू विद ओरल टैबलेट्स, सो ट्राई टू मिनिमाइज। और मेरे ख्याल में ये पेशेंट्स की भी थ्रू आवर एजुकेशन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग इंश्योर करें कि न्यू नीडल्स, स्टेराइल नीडल्स यूज़ हों, स्टेराइल इक्विपमेंट हो। एटलीस्ट यू शुड क्वेश्चन देम कि आपने ये स्टेराइल प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं क्या आप यहाँ पे। सो आई थिंक यू शुड गो टू प्लेस वेयर ऑल दीज प्रोसीजर्स आर टेकन प्लेस सो यू कैन सेव योर सेल्फ बेसिकली। उसके अलावा शेयर टूथ ब्रशेज़ और कहीं पे तो नेल कटर्स के बारे में भी लिखा हुआ है। और एक और बहुत बड़ी वजह है वो है अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, जो कि शहरों में कम प्रॉब्लम है क्योंकि अब बहुत अच्छी लैब्स आ चुकी हैं, बट इट हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। सो अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देयर आर बिग रिस्क फैक्टर्स। नाउ जो एक और टॉपिक है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सनस, ये है जिनसी तल्लुकात मियाँ बीवी के हों या कोई और किस्म के हों। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन चीज़ों को स्क्रीन किया जाए और इसका स्प्रेड जो है वो मिनिमाइज़ किया जाए। ये एक यहाँ पे टैबू टॉपिक ज़रूर है, मगर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसको डिस्कस करें कि ये भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है और इसको हम इंश्योर करें हमारे हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स जो हाउस होल्ड में लोग हैं वो एटलीस्ट टेस्टेड हों एटलीस्ट। और बाकी एक और जो लास्ट वजह मैं डिस्कस करूँगा वो पेरीनेटल ट्रांसमिशन है। बेसिकली बच्चे के पैदाइश के दौरान ये माँ से अगर इन्फेक्टेड मदर है तो आगे ट्रांसमिट हो जाएगा बच्चे के अंदर भी। तो ये एक ब्रीफ सी डायग्राम है जस्ट कि कुछ लोगों की पिक्टोरियल मेमोरी ज़्यादा अच्छी होती है। सो आई जस्ट क्विकली गो। ये नीडल स्टिक इंजरी, आईवी ड्रग यूज़, टैटूइंग, सर्जिकल प्रोसीजर्स हमने डिस्कस कर लिया डेंटिस्ट के और हॉस्पिटल के अंदर भी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बाकी ट्रांसफ्यूजन और पेरीनेटल ट्रांसमिशन, तो ये अगर आपको ये पिक्चर जनरली याद रहे तो यू बेसिकली कवर्ड अ लॉट ऑफ कॉजेज़ कि इसके क्या असबाब हैं। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है? बेसिकली जो असबाब हैं वो उसकी बेसिकली अगर हम उनको एड्रेस करें, इंश्योरिंग यूज़ ऑफ स्टेराइल नीडल्स, सिरिंजेस, इन्वेजिव मेडिकल इक्विपमेंट, तो सारी मेडिकल इक्विपमेंट नहीं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं, मगर लेट्स से लैप्रोस्कोपिक कोई प्रोसीजर हो रहा है या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हो रहा है तो वो भी उनकी स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा रेजर्स, अगेन व्हेन यू गो टू अ बार्बर, इवन शॉप वाले बार्बर समटाइम्स दे डोंट हैव इफेक्टिव मेजर्स टू स्टेरिलाइज एंड यूज़ न्यू रेजर्स, या वो डिसइंफेक्टेंट यूज़ नहीं करते। सो मेक श्योर यू जस्ट टेल देम टू यूज़ some sort of Dettol or something at least when they're prior to the use. I'll just skip this third one, ये मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। बाकी ब्लड डोनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि वी शुड हैव स्क्रीन ब्लड फॉर हेप बी, सी एंड ऑल्सो HIV, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में है। अवॉइडिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद स्पाउसेज और रिलेशंस, मतलब और एक और चीज़ जो हमें ऐड करने की ज़रूरत है जो शायद कुछ हद तक हो भी रही हो, वो मैस एजुकेशनल कैंपेन्स करने की ज़रूरत है। इवन सेकेंडरी स्कूल्स के लेवल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एटलीस्ट ये कैंप्स लगने चाहिए सो दे आर लिटरेट पीपल एंड द मोर यू स्प्रेड देयर आई थिंक ये मैसेज जो है वो स्प्रेड होगा। और बाकी आई थिंक जो लास्ट चीज़ है कि वैक्सीनेशंस, ये 2002 में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस हुई थी इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल या एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अंदर। सो इट वाज टू लेट फॉर दैट टू बी इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ आवर स्केड्यूल। बाय दैट टाइम मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन इन्फेक्टेड, मगर द गुड थिंग इज इट्स इम्प्लीमेंटेड। मगर प्रॉब्लम एक और एंड पे है कि कुछ लोग रिफ्यूज़ करते हैं या रेजिस्ट करते हैं वैक्सीनेशन के लिए या मिस हो जाती हैं किसी वजह से। सो आई थिंक आप कैचअप वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं, बाद में भी करवा सकते हैं। इंश्योर करें कि ये वैक्सीनेशन एटलीस्ट हेपेटाइटिस बी की ज़रूर हुई हो। और बाकी जो हेल्थ पर्सनल हैं, हेल्थ केयर पर्सनल हैं, स्टाफ मेंबर्स इन द हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स,
इवन इन द जेल्स, क्योंकि उधर भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है और रिस्क भी वहाँ पे स्प्रेड होने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकल इंजरीज़ के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, बाइट्स हो सकते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो लोग भी इससे वैक्सीनेटेड हों। और अगर वैक्सीनेशन के स्टेटस का पता नहीं है तो कम से कम उसका एक इम्यूनिटी टेस्ट भी हो सकता है। और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या पता नहीं है तो आई थिंक वी शुड गेट दैट वैक्सीनेटेड। तो अभी इसमें मैंने वैक्सीनेशन को ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसमें बेसिकली हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीनेशन है। बी क्योंकि ज़्यादा महलिक है तो आई थिंक एवरीबडी शुड गेट इट। हेपेटाइटिस ए ऑब्वियसली अफोर्डिंग पेशेंट्स, बट आई थिंक कि वो भी लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि हेपेटाइटिस ए बहुत यहाँ पे कॉमन है। तो ये कॉम्बिनेशन में भी आती है और सिंगल ए और बी की कॉम्बिनेशन में भी आती है ट्विन रिक्स के नाम से, वैसे सिंगल आइसोलेटेड वैक्सीन भी आती है। तो ये आई थिंक इट शुड बी स्प्रेड एंड हेपेटाइटिस बी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो 2 डोजेज ऑफ हेपेटाइटिस ए वैक्सीन और 3 डोजेज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो यूजुअली तकरीबन 4 वीक्स और फिर 6 मंथ्स के डिस्टेंस पे जो 3rd लास्ट डोज होती है। नाउ स्क्रीनिंग, बिकॉज इट्स सो प्रेवलेंट एंड सो कॉमन, इसकी मतलब बहुत मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि एवरीबडी शुड गेट हेपेटाइटिस बी एंड सी स्क्रीनिंग वंस इन द लाइफ टाइम, और एटलीस्ट एवरी 2 years, प्रेफरेबली एवरी 2 years। स्पेशली जो हाई रिस्क स्टाफ है उसमें अगेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, तो उसकी एक रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और एक और चीज़ मतलब मैं सजेस्ट करूँगा, आई डोंट नो इफ इट्स ऑलरेडी इन प्लेस, कि प्री एम्प्लॉयमेंट चेक्स के अंदर या हेल्थ चेक्स के अंदर भी आइदर एक वैक्सीनेशन की डॉक्यूमेंटेशन लेनी चाहिए या उनका इम्यूनिटी स्टेटस चेक किए, या फिर उनसे कहें कि अभी वैक्सीनेशन को आप स्टार्ट करो एंड देन वी कैन, you know, if they haven't been vaccinated, they should get vaccinated. Should be part of pre-employment medical check, especially for these, medical clinics and labs. So I think this should be something which should be implemented. और एक antenatal screening है. So basically इसका मतलब यह है कि कोई हामला खातून है और वो प्रेगनेंसी है तो वो डॉक्टर के पास गई हैं, तो एक वर्कअप होता है, इसको एंटीनेटल वर्कअप कहते हैं। तो उसमें कुछ ब्लड्स भी कराते हैं, और आई डोंट नो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है, मगर वी शुड इंक्लूड दैट एज पार्ट ऑफ दैट स्क्रीनिंग। कम से कम उस स्टेज पे अगर खातून प्रेग्नेंट है या हामिला है तो वो वहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी का पता चल जाए। बल्कि HIV का भी आमतौर पे स्क्रीनिंग होती है, मगर एटलीस्ट बी और सी क्योंकि ये बहुत प्रेवलेंट है यहाँ पे, तो वो उसकी चेकिंग हो, और एटलीस्ट जब डिलीवरी का टाइम हो तो वी कैन टेक इफेक्टिव मेजर्स, इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स, सो इट डजंट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू द बेबी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अगर ये हमने चेन नहीं तोड़ी तो फिर वी आर लॉस्ट, फिर फैलता रहेगा। तो इसलिए ये भी एक स्टेज है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए। नाउ टेस्टिंग, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर ये बेसिकली हेपेटाइटिस के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिसमें सरफेस एंटीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है डिटेक्ट करने के लिए। वैसे और भी क्रॉनिसिटी के लिए और भी टेस्ट किए जाते हैं, यू वॉन्ट रिमेंबर देम, सो डोंट वरी। हेपेटाइटिस सी के लिए एंटीबॉडी HCV जो होते हैं, HCV एंटीबॉडी है। बाकी लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर अल्ट्रासाउंड, फाइब्रोस्कैन्स, ये बेसिकली हम करते हैं डिटरमिन करने के लिए कि इनके लिए ट्रीटमेंट की क्या ऑप्शंस हैं, क्या ये एडवांस हो चुके हैं या अभी सिरोटिक स्टेट पे नहीं है। और बाकी लिवर बायोप्सी भी एक स्टेज पे जा सकती है टू डिटरमिन कैंसर या उसकी सिरोटिक का स्टेज। तो मतलब ये एडवांस टेस्ट है, मगर एटलीस्ट हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग टेस्ट आई थिंक एवरीबडी शुड गेट इट, एवरीबडी शुड गेट इट। बाकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में मैंने डिस्कस किया कि ये हेपेटाइटिस सेल्फ लिमिटेड होती है, खुद ही क्लियर हो जाती है आमतौर पे, तो उसकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, फ्लूइड्स है, बेड रेस्ट है, पैरासीटामोल इफ़ यू आर हैविंग फीवर्स। मगर जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी एंड सी, तो हेपेटाइटिस सी जो है उसकी तो अगर आपको है उसके लिए 12 वीक्स की ट्रीटमेंट है, ओरल मेडिकेशंस, टैबलेट्स आ गई हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। पहले जीनोटाइप का इशू होता था, अब सब जीनोटाइप्स को कवर करती हैं, मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो 12 वीक्स के बाद आप रीचेक कर सकते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज़ गेट क्लियर, समटाइम्स देयर इज़ अ बिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो देखा में ओरल टैबलेट्स यूज़ की जा सकती हैं हेपेटाइटिस सी के लिए। बी के लिए जो है वो थोड़ा सा असेस करना पड़ता है कि अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी है तो अगर एक्टिव रेप्लिकेशन या एक्टिव है तो उसमें एंटीवायरल मेडिकेशंस इफ़ेक्टिव हैं। बाज़ औक़ात तो इसलिए वो उस दौरान यूज़ की जाएँ, या बाज़ औक़ात ये
हेपेटोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकता है कि उनको देनी है या नहीं देनी, मगर इन सम केसेस के आप सिर्फ साइलेंटली उसको वॉच करते हैं और मॉनिटरिंग होती है। तो मॉनिटरिंग अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी डेवलप टू सच कॉम्प्लिकेशंस। एंड लास्टली ये एडवांस लिवर डिजीज़ मैंने बात की कि ये सिरोसिस, डीकम्पेंसेटेड लिवर फेलियर, उसमें क्या होता है कि बेसिकली पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टी आना, काले पखाने आना, और जो है अगर ट्रीटमेंट ऑप्शंस में फिर आप स्पेशलिस्ट रिव्यू, एंटीवायरल थेरेपी और बाकी थेरेप्यूटिक टैब्स होती हैं जब पेट में पानी भर जाए, मगर वो एक्चुअली लिवर फेलियर में जा चुका है। और लास्टली लिवर ट्रांसप्लांट है, इसके सबके लिए आसान नहीं है, डोनर मिलना बड़ा मुश्किल है, फिर उसकी कॉस्ट को मीट करना और उसकी पोस्ट ऑप चीज़ों को मैनेज करना, इज़ लास्ट ऑप्शन। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट वी नीड टू प्रिवेंट दिस डिजीज़। और लास्टली इट्स अ picture I just took when visiting the northern areas. So can anybody tell me which mountain it is? So to kill the time, jaldi ये है Nanga Parbat. So it's one of the 8,000 जो है mountain, and it's known as a killer mountain. And so the reason I brought this up here is that hepatitis is a killer disease. It's a silent killer disease, and if we don't take effective measures, then we will be losing the game. But I think there are already effective measures now, and people are getting more educated. But we still have to fight just like a mountain of disease, and we can fight it together. Thank you very much. Pakistan Zindabad.